तो अब हम किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम में तो प्रथम नियम के अनुसार क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि यानी कि जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में, एक संधि बिंदु की ओर धारा प्रवाह का योग बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। समेसन I = 0 यानी कि विभिन्न परिपथ, ये यहाँ पर क्या होगा, इसका सबका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, देखिए क्या होता है। कुछ चालक तार चित्र 4.13 के अनुसार संधि बिंदु ए पर मिलते हैं। यहाँ कुछ चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा संधि बिंदु की ओर है तथा कुछ चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा संधि बिंदु से दूर जा रही है। संधि ए पर प्रवेशी इनकमिंग धारा धनात्मक है तथा ए से बाह्यगामी आउटगोइंग धारा ऋणात्मक है। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर बिंदु ए पर कुछ धाराएं आ रही हैं, ये भी आ रही है और ये जा रही हैं। तो I1 प्लस माइनस का I2 प्लस माइनस की I3 प्लस I4 का की आ रही है तो प्लस की 4 प्लस माइनस I5 बराबर 0। इनका बीजगणितीय योग कितना देगा, 0 हो जाएगा। या I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 बराबर 0। या I1 प्लस I4 = I2 प्लस I3 प्लस 5। यह प्रवेशी धाराओं का योग सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, बाह्यगामी धाराओं का योग क्या हो जाएगा, प्रवेशी धाराओं का योग बराबर बाह्यगामी धाराओं का योग। ठीक है, या किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। अतः कहा जा सकता है समेसन I = 0 किसी भी संधि बिंदु पर। ठीक है, द्वितीय नियम देखते हैं क्या है। ये नियम बोल्टता या पास का नियम भी कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ क्लोज सर्किट के प्रत्येक भाग के चालक में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग एवं उसी परिपथ में संयोजित समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग परस्पर जोड़े जाने पर 0 होता है। यानी कि इसे निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, समेसन IR प्लस समेसन EMF = 0 बंद पास क्लोज्ड मेश के चारों ओर। तो समेसन E = समेसन IR। ठीक है, सिग्मा E = सिग्मा IR। इस नियम का आधार निम्नलिखित है। यदि कोई किसी विशेष संधि बिंदु से चलना प्रारंभ करे तथा पास के चारों ओर तत्व तक चलता रहे जब तक कि वह फिर प्रारंभिक बिंदु पर नहीं आ जाए, इस प्रकार वह पुनः उसी विभव पर होगा जहां से चलना प्रारंभ किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभव के सभी स्रोत जो पथ पर मिलते हैं उनका मान बीजगणितीय योग परिपथ के प्रतिरोधों में हुए वोल्टापात की बीजगणितीय योग के अवश्य तुल्य होना चाहिए। इस हेतु वोल्टता का मान चिन्ह युक्त धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। चिन्ह ज्ञात करना। चिन्ह ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ साइन। किरचॉफ के नियम को व्यवहार में लाते समय वोल्टापात एवं विद्युत वाहक बल EMF के बीजीय चिन्हों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा गणनात्मक परिणाम त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। इस संदर्भ में निम्न नियमों का पालन किया जाना चाहिए। नंबर 1 है, किसी विद्युत परिपथ में बढ़ते हुए विभव को धनात्मक तथा घटते हुए विभव को ऋणात्मक चिन्ह दीजिए। परिपथ के प्रतिरोधों में धारा की दिशा में चलने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में चलने पर वोल्टता में वृद्धि वोल्टेज राइज होती है। इसीलिए धारा की दिशा में चलते समय परिपथ के
प्रतिरोधों में वोल्ट का पाथ ऋणात्मक लेना चाहिए, जबकि धारा की विपरीत दिशा में चलते समय प्रतिरोधों में वोल्ट का पाथ धनात्मक लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये समझ जाएंगे हम, ये प्रतिरोध धारा इधर को जा रही है तो वोल्ट घटेगा, ठीक है, धारा इधर को आ रही है तो वोल्ट बढ़ेगा। यानी कि डेल्टा V इजकल टू VV माइनस VA इजकल टू IR। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा V इजकल टू V माइनस VA प्लस IR। तीसरा है, बैटरी में ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की दिशा में बैटरी के विभव में वृद्धि होती है, जबकि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की दिशा में विभव में पतन होता है। इसलिए किसी विद्युत परिपथ को हल करते समय यदि बैटरी या प्रदाय या का ऋणात्मक टर्मिनल पहले आता है तो बैटरी या प्रदाय विभव को धनात्मक लीजिए। अगर पहले धनात्मक टर्मिनल आता है तो विभव को ऋणात्मक लीजिए। चित्र 4.15 व A व B देखेंगे। यहाँ पर डेल्टा V VV माइनस VA इक्वल टू प्लस E। यहाँ पर डेल्टा V कितना हो जाएगा, VV माइनस VA इक्वल टू माइनस का E, ठीक है। तो उदाहरण चित्र 4.16 में दिए गए बंद परिपथ ABCDA में भिन्न भिन्न विभवों के बीजीय चिन्ह निम्न अनुसार हैं। I1 R1 ऋणात्मक विभव पात है, I1 R1 ऋणात्मक विभव पात की दिशा इधर को चल रही है। I2 R2 ऋणात्मक विभव पात, I2 R2 धारा इधर को जा रही है। I3 R3 ऋणात्मक विभव पात, I4 R4 धनात्मक विभव में वृद्धि, ठीक है। I4 और R4, ठीक है। E2 माइनस का ऋणात्मक विभव पात, E1 प्लस धनात्मक विभव में वृद्धि। तो इस परिपथ के लिए किरचॉफ नियम का प्रयोग करने पर क्या जाएगा, माइनस का I1 R1 प्लस I2 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। सबकी इक्वल 0 रख देंगे तो माइनस I1 R1 माइनस का I2 R2 माइनस का I3 R3 प्लस I4 R4 इक्वल टू माइनस E1 प्लस E2। I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस का I4 R4 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम था। अब हम व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस अवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु किसने बनाया था? व्हीटस्टोन ने ही बताया था, और किसी चालक का प्रतिरोध इससे ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q इक्वल टू RS। 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। चित्र आगे दे रखा है इसका 4.7 में, ठीक है। 4 प्रतिरोध PQRS तथा एक चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। B और D के बीच में एक सुग्राही धारामापी तथा A और C के बीच में एक सेल होग लगा है। K1 व K2 2 कुंजियाँ हैं। जब कुंजी K1 को दबाकर सेल से धारा
सेल से I धारा प्रवाहित की जाती है तो बिंदु A पर धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग I1 भुजा AB में अर्थात प्रतिरोध P में तथा दूसरा भाग I2 भुजा AD में अर्थात प्रतिरोध R में प्रवाहित होता है। प्रतिरोध PQRS के मान इस प्रकार समायोजित किए जाते हैं कि K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई विक्षेप धारा प्रवाहित न हो। स्पष्ट है कि इस दशा में विकर्ण BD में कोई धारा नहीं बहती, अतः P में बहने वाली धारा I1 B पर आकर सारी धारा Q में चली जाती है। इसी प्रकार D पर सारी धारा I2 भी S में चली जाती है और ये दोनों धाराएं C पर मिलकर सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चली जाती हैं। तो अब हम चित्र देखेंगे और इसके माध्यम से व्हीटस्टोन ब्रिज को समझेंगे। यह आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं, P, Q, R और S। ठीक है, तो इसमें P, Q और S को चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और इनके बीच में क्या लगा दी गई है, एक धारामापी लगा दी गई है। तो देखिए क्या होता है, माना बिंदु A का विभव VA है, B का BB, C का BC और D का विभव BD है। ठीक है, D वाले का क्या है, विभव VD। अब A और B के बीच विभवांतर कितना रहेगा, V=IR, A और B के बीच। ठीक है, A और B के बीच विभवांतर कितना रहेगा, IR। VA माइनस BB कितना रहेगा, IP। A और A तथा D के बीच विभवांतर BA माइनस BD=I2R। इसलिए B और D के बीच विभवांतर BA माइनस BB माइनस का VA माइनस BD=IP माइनस I2R, या BD माइनस BB=IP माइनस I2R। परंतु ब्रिज के संतुलन में होने पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती, जिसका अर्थ है कि B और D में विभवांतर शून्य है, अन्यथा B और D के बीच धारा अवश्य बहती। BD माइनस BB बराबर 0 या IP=I2R। इसी प्रकार VB माइनस BC=IQ तथा BD माइनस BC=I2S। परंतु संतुलित अवस्था में VB माइनस BD=0 या I1Q=I2S। समीकरण 1 को समीकरण 2 के संगत पक्षों से भाग देने पर क्या हो जाएगा, I1P/I1Q=I2R/I2S। और यहाँ से या P/Q=R/S। इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात तथा R ज्ञात हो तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात S=R×Q/P। P व Q भुजाओं के अनुपाती भुजाएं, भुजा AD अर्थात R वाली भुजा को ज्ञात भुजा तथा S वाली भुजा अर्थात DC भुजा को अज्ञात भुजा कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलित हो जाने पर हम यदि सेल E व धारामापी G की स्थितियों को आपस में बदल दें तो ब्रिज की संतुलित अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ब्रिज की BD तथा AC भुजाओं के संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। ब्रिज की सुग्राह्यता। व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्राह्यता चारों भुजाओं में जुड़े प्रतिरोध के सापेक्ष मानों पर निर्भर करती है तथा ब्रिज की सुग्राह्यता तभी अधिक होती है जब उसके चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर प्रतिरोध नापने के निम्न 2 व्यवहारिक यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है और दूसरा मीटर ब्रिज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का प्रतिबंध प्राप्त करना, इसे आप देख लें। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।